Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan, Short Session, Concrete Analysis, a platform that relays you with clarification and application. And with this session, we are going to start with services sector. Now this services sector will precisely comprising of like software services और आप कह सकते हो IT बेस्ड BPM, नेक्स्ट आपका ट्रेड पे डिपेंड करेगा यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करेगा। इन अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्ट पे इकोनॉमिक सर्वे पे डेटा पे बात हुई है, स्पेस पे बात हुई है, देन शिपिंग पे बात हुई है, फाइनेंशियल सर्विसेज पे बात हुई है। तो ये न्यूमरस अदर ऐसे सेक्टर्स आएंगे जिसके डेटा और जिसके टेबल्स को सर्च करके हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेंड इस सर्विसेज सेक्टर में ओवरऑल वे में रिसेंट टाइम से चला है। सो लेट्स बिगिन। सो विद दिस ग्राफ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल वे में सर्विसेज सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। नाउ कंसिडरिंग कि सर्विसेज सेक्टर को बेसिकली 3 सब डिविजन की जाते हैं। पहला ट्रेड, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, जिसमें पर्सनल सर्विसेज भी आ जाती है, जैसे मान लीजिए हेयर कट करवा रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, इन सब से जो आपके पर्सनल सर्विसेज है उसमें ये आपका ओवरऑल वे में आता है। नाउ सर्विसेज सेक्टर जो अगर हम ओवरऑल वे में देखें पैंडेमिक टाइम में ये कहीं ना कहीं -8.4% पे आया एंड इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो नेगेटिव फॉर्म में आया है वो आया हमारे ट्रेड सर्विसेज से। ऐसा क्यों? कंसिडरिंग कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग ये ऐसे सर्विसेज हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्टलेस नहीं होते हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी प्रोविजन होगा कि आपको पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ना कंसिडरिंग होटल में जाएंगे या फिर रेस्टोरेंट में अगर आप गए तो रेस्टोरेंट में अनलेस एंड अनटिल आप केटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, फूड के लिए अपनी मेन्यू को ऑर्डर नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो वैलिडिटी फॉर्मेशन नहीं आएगी। सिमिलरली ट्रेड में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कोई आपके लिए वो वहाँ पे कंटेनर जहाँ पे पोर्ट्स होंगे जहाँ से वो एक्सपोर्ट होना है, तो जब तक वहाँ पे वो कंटेनमेंट या फिर वो जो आइटम है जब तक वो कमोडिटी वहाँ पे पहुँच नहीं जाएगी तब तक वहाँ पे उसके आगे रेस्ट ऑफ द सर्विस या रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सर्विस या रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इंट्रैक्शन बेस्ड होने की वजह से एंड कंसिडरिंग कि कोविड पैंडेमिक में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हॉल्ट किया गया, ओवरऑल वे में डिस्ट्रप्शन जब आया तो उस वजह से कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज को सबसे ज़्यादा फॉल आउट होना ही था। दैट्स वाई -18.2% ये कहीं ना कहीं आ जाता है। सिमिलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ये नेक्स्ट पार्ट था जिसकी वजह से अगला फॉल आउट -4.46% के आसपास ही दिखता है। एंड लास्टली फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। कंसिडरिंग कि रियल एस्टेट एक ऐसा डिवीजन है जहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस की बात होगी एंड हमने ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस सेशंस में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि उस टाइम पे सेल आउट इतना हो नहीं रहा था हाउस के बारे में या रियल एस्टेट या लैंड की एक्विजिशन नहीं हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे भी फॉल आउट हुआ है। बट ये एक मिनिस्कुअल फॉल आउट था कंसिडरिंग कि फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज ऐसे चीज़ें थी जहाँ पे वो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज होती हैं एंड वो प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कम नेगेटिव फॉल आउट था। हाउएवर अगर ये आगे जाने के बाद यानी जब इस तरह के हॉल्ट को रोका गया या लॉकडाउन हटाए गए तो उसके बाद हमें ये दिखता है कि जो एडवांस एस्टिमेट था या फिर 21-22 में के हाफ में अगर इसको ओवरऑल वे में जो ग्रोथ देखे जिसमें सबसे ज़्यादा फॉल आउट हुआ है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वे में वापस भी आए। कंसिडरिंग कि जब एक्टिविटीज सारे ओपन होती हैं तो उसके बाद क्या होगा कि डिमांड एकदम से सर्ज करेगा, तो जिसका सबसे ज़्यादा फॉल आउट हुआ है उसी का ही सबसे ज़्यादा सर्ज भी होना है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो फॉल आउट था वो वहीं पे सबसे ज़्यादा राइज भी हुआ है। हाउएवर जितने का फॉल आउट है उतने का अगर राइज है ये हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि ये प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर चला गया है या नहीं। मान लीजिए कि कंट्री की जीडीपी 2019 में 100 रुपीज़ थी एंड ये कहीं ना कहीं फॉल कर गई 20%, यानी आज के फिर 2020 में कंट्री की जीडीपी कितनी हुई 80 रुपीज़। ना अगेन 2021 में अगर हमें ये देखना है कि जीडीपी का ग्रोथ अगर 25% हुआ है
या फिर मैंने कह दिया कि इसका 24% हुआ है, तो 24% के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो जीडीपी की वैल्यू आएगी 2021 में 99.2 रुपीज़। यानी कि क्या हमने इस प्री पैंडेमिक लेवल, यानी जब तक पैंडेमिक नहीं आया था तब तक क्या उसे अटेन कर लिया था? बिल्कुल नहीं। ओवरऑल वे में 100 था, हमने 2 साल के अंदर अंदर 99.2 पे आए, यानी कि अभी भी 0.8 रुपीज़ का फॉल आउट है। अगर ये 25% होता तो कहीं ना कहीं हम प्री पैंडेमिक लेवल को अचीव कर चुके होते। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स करके हम पता लगा सकते हैं कि कितना क्या ये प्री पैंडेमिक लेवल पे ऊपर आया है या नहीं आया है। यहाँ पे -18.2% का फॉल आउट था और यहाँ पे 18.4% का ग्रोथ हुआ है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। नाउ हियर हमने ये, इसके पहले वाले में हमने ये देखा कि सेक्टर बाय सेक्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल वे में कितना था। नाउ ओवरऑल में अगर देखा जाए तो सर्विसेज सेक्टर का जो परफॉर्मेंस रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में, वो कहीं ना कहीं 53% रहा है, जो कि पहले 55% था ड्यूरिंग द पैंडेमिक या फिर ड्यूरिंग द वेव्स पीरियड में, यानी फर्स्ट वेव के टाइम पे। तो जब 55 से 53 आया एंड कंसिडरिंग के एग्रीकल्चर का भी शेयर जो था जीडीपी में वो भी रिड्यूस हुआ था, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज हुआ है, कंसिडरिंग कि जो जो स्कीम्स लाए गए कहीं ना कहीं वो भी उस नज को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल वे में अगर जैसे हमने पिछले उसमें कहा कि क्या पैंडेमिक लेवल को क्रॉस किया है? जी नहीं। 18.2 का लॉस हुआ था एंड देन 18.4% का ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल वे में Q3 या Q1 Q2 तक बात करें तब भी वो ग्रोथ 100 के पास नहीं आया है। अगर हम 2019 की जीडीए या जीवीए को 100 मान के चलते हैं, एक टाइम बीच में इसने प्री पैंडेमिक लेवल को अटेन जरूर किया, लेकिन कंसिडरिंग कि Q1 Q2 में अगेन फिर से सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया और उस टाइम पे मैसिव डेथ्स एंड मैसिव लॉस हुआ है ह्यूमन लाइफ्स को, उस वजह से फिर से जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज थे उसको फिर से हॉल्ट पे रखा गया, एंड इसी वजह से ट्रेड, होटल एंड ये ओवरऑल जो सर्विसेज था उसको फिर से कहीं ना कहीं लॉस झेलना पड़ा है। अगेन फाइनेंशियल रियल एस्टेट सर्विसेज, इसकी अब बात यहाँ पे जीवीए की हो रही है कि जीवीए ओवरऑल वे में कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है। नाउ कंसिडरिंग हमने लास्ट वाले डेटा में हमने ये चेक देखा कि लॉस तो सारे सेक्टर में हुआ है, बीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीट फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड बीट ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट में, बट ओवरऑल वे में जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो इसको हुआ है। सेकेंड लॉस वॉज हैपनिंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, एंड द लीस्ट जिसके पास लॉस हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल रियल एस्टेट, यानी कि जिसका सबसे कम लॉस हुआ है उसी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी दिया ताकि ये सर्विसेज सेक्टर ओवरऑल वे में परफॉर्म कर सके। इसीलिए प्री पैंडेमिक लेवल की ये हमेशा ऊपर रहा, कंसिडरिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है, उस वजह से इंडिया को एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा। एंड ये ग्रोथ ज़्यादा इसलिए सब्सटैंशियल नहीं रहा कंसिडरिंग कि पिछले क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जब हम उस ग्रोथ रेट को चेक करेंगे तो ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं दिखेगा, इस वजह से प्री पैंडेमिक लेवल के ये ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा है अगर दोनों क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करें। हाउएवर वो बाद में एक टाइम बाद Q3 Q7 में कंसिडरिंग इनके राइज हुए, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड इनके जब राइज होंगे तो अगेन ओवरऑल वे में जो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा सर्विसेज सेक्टर में जीवीए के वैल्यू पे वो कम होता दिखेगा, इसलिए ये ओवरऑल वे में फिर से डिक्रीज हुआ है। एंड ये जहां जहां ये इंक्रीज होता दिखेगा दैट मीन्स अगेन बाकी सेक्टर्स में ये रिड्यूस हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हॉल्ट आई है, एंड कंसिडरिंग ये सारे एक्टिविटीज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं ना। अगेन अदर सर्विसेज में भाई बात करेगा, पर्सनल सर्विसेज में चले जाए, अगर आपको हेयर कट कराना है तो कहीं ना कहीं आपको जो सलून में जाएंगे, सलून में जो हेयर कट करेगा, हेयर कट एक्सपर्ट होगा, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट में आने वाला है, एंड उस प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करना कि कोविड-19 ना हो सके दो इंडिविजुअल्स में, इसलिए ऐसे सर्विसेज को रोकना पड़ता है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट की ग्राफ से कैसे कैसे एक एक डेटा को निकाला जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, नाउ हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग कि किस किस सेक्टर में बैंकिंग ने एक कॉन्फिडेंस दिखाया या फिर जहां पे क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज होता दिखेगा। नाउ हाईएस्ट वाज इन द शिपिंग सर्विसेज। नाउ कंसिडरिंग कि ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही एक ऐसा था जहां पे इंडिया फिर भी मूव ऑन कर रहा था,
तो बैंक को ये चीज़ लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा नज देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें मिलता भी है, जहाँ पे क्रेडिट फ्लो आया भी है। एंड कंसिडरिंग कि एग्जिम बैंक का कैपिटलाइजेशन किया गया उस टाइम पे, तो ये कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। प्लस आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी में भी, स्कीम्स में भी कुछ रीवैम्पिंग की गई, उस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा राइज दिखता है। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट्स, ये एक ऐसा सेक्टर था बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज से रिलेटेड था, तो बैंक्स को पता थी कि इनमें एक ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होनी है, ज़्यादा लोग इसमें एंटर नहीं करेंगे। कंसिडरिंग टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा है, मतलब इंडिया में डॉलर का फ्लो ज़्यादा आता है टूर एंड ट्रैवल से, तो कंसिडरिंग ये एक रुका हुआ था, इस वजह से बैंकिंग का क्रेडिट फ्लो भी कम हुआ। एंड ये इसका रुकना यानी कि जो आप ये मान सकते हो, टूरिज्म जो हर साल $14 बिलियन के आसपास इकोनॉमिक्स देता था इंडिया को, वो कोविड टाइम पे 2 से 3 बिलियन डॉलर रह गया। तो कंसिडरिंग ये बहुत बड़ा फॉल आउट था, तो बैंकिंग सिस्टम के लिए भी एक वो था कि क्रेडिट फ्लो ज़्यादा देने की, ग्रोथ इसमें ज़्यादा दिखा नहीं। हाउएवर ग्रोथ तो है, लेकिन ज़्यादा सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं है। अगेन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ तो है, बट स्टिल कंसिडरिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जो कैपिटल वो अपने आप पे इंटरनली इतना मूव ऑन करती हैं कि ज़्यादा फ्लो आउट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बैंक्स के थ्रू भी क्रेडिट फ्लो फिर भी बढ़ा है। एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो ऑलमोस्ट 48.5% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है सर्विसेज सेक्टर को ओवरऑल वे में। यानी अगर सर्विसेज सेक्टर 53% है, तो ऑलमोस्ट 27 to 27% ऑफ जीडीपी कहीं ना कहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडिया की जीडीपी के थ्रू बनता है। रेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज, इसमें ऑलरेडी फॉल आउट था और ज़्यादा फॉल आउट हुआ कंसिडरिंग कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज से, तो क्रेडिट फ्लो ऐसा नहीं दिखता है। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, कमर्शियल रियल एस्टेट, अगेन एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे बिकॉज हाउसिंग सेल ज़्यादा नहीं हुआ है, लैंड की एक्विजिशन ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी फॉल आउट दिखता है। एनबीएफसीज जो अलग बैंक यानी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जो बैंक से लोन्स लेती हैं, उनमें भी ज़्यादा ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्रेडिट फ्लो दिया गया। कंसिडरिंग कि एनबीएफसीज एक ऐसे डोमेन है, अगर बैंकिंग और मॉनिटरी मैनेजमेंट वाला इकोनॉमिक सर्वे वाला सेशन अगर आप देखें, तो उसमें आपको ये याद आ जाएगा कि एमएसएमई सबसे ज़्यादा बैंक्स के थ्रू क्रेडिट लेता है, एंड जो लार्ज जो एंटरप्राइज होती हैं वो मेनली एनबीएफसी से लेती हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्रेडिट फ्लो ओवरऑल वे में बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से सर्विस सेक्टर में फ्लो हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। नाउ विद दिस ग्राफ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सर्विसेज में सॉफ्टवेयर सर्विसेज का अलग अलग डोमेन में किस तरह से कंट्रीब्यूशन या किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन हुआ है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑलमोस्ट 48.5% आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज ओवरऑल वे में सर्विसेज सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है, एंड उसमें भी हाईएस्ट आपका आईटी सर्विसेज होता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका बीपीएम दिखेगा, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर दिखेगा। नाउ आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट, कंसिडरिंग कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहाँ पे एप्स बनाना या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड आईटी सर्विसेज इज लाइक कि मान लीजिए कि आईटी सपोर्ट दिया जा रहा है, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लिटिल बिट डिफरेंट हो जाता है, तो वो उसका प्रोडक्शन या उसका रेवेन्यू अलग रहेगा। एंड लास्टली हार्डवेयर सर्विसेज, इसको आज की डेट में थोड़ा पुश देने की कोशिश की गई, दो इसका कंट्रीब्यूशन अभी भी हमें ओवरऑल वे में लो दिख रहा है, बट इस हार्डवेयर सर्विसेज को पुश देने की कोशिश की जा रही है नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पॉलिसी के थ्रू, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के थ्रू, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमने ये भी बात किया था कि किस तरह से इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे बात की जा रही है, असेंबलिंग टेस्टिंग यूनिट्स की प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, उसको सेटअप करने की बात की गई है। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल आईटी बीपीएम सर्विसेज में किस किस सेक्टर का किस तरह से रेवेन्यू फॉर्मेशन है। नाउ इन दिस ग्राफ यहाँ पे हम लोग शिपिंग की बात कर रहे हैं। शिपिंग में भी मेनली ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ओवरऑल वे में जो शिपिंग का ओवरऑल जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर होना चाहिए था ट्रैफिक, वो रिड्यूस हुआ है कोविड-19 पीरियड में, एंड ये फिर से एकदम से हाईएस्ट सर्ज भी दिखा है।
जैसा कि मैंने कहा, जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखेगा जब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओपन होती हैं, या फिर जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखेगा कंसिडरिंग उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है, तो डाउनफॉल भी सबसे ज़्यादा होगा। और जब वो ओपन होगा तो डिमांड क्योंकि एकदम से सर्ज करेगा, इसलिए राइज भी हाईएस्ट होता है। तो शिपिंग एक्टिविटीज़ रुकने के कारण हमने एक चीज़ देखा कि ट्रेड में थोड़ा सा फॉल आउट फॉर द टाइम बिंग दिखता है। हाउएवर इसमें एक ऐसा टर्म भी है रिसेंट टाइम्स में जो यूज़ किया गया है, जो आपको ध्यान में भी रखना चाहिए कि ये मे भी अगर प्रीलिम्स में अगले साल पूछा जाता है, या फिर ये कहीं ना कहीं आईटी से रिलेटेड भी है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में कि टर्न अराउंड टाइम रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, और इसमें आपको दे दिया शिपिंग, दे दिया रेस्टोरेंट, दे दिया फाइनेंशियल सर्विसेज, दे दिया एंड मैन्युफैक्चरिंग दे दिया। तो आंसर विल बी शिपिंग इसमें होगा। ना टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? टर्न अराउंड टाइम मान लीजिए कि आपका ये पोर्ट है एंड इस पे आपका ये शिप आया जिसमें कुछ सामान, जो सामान लेकर आया ना, जिस टाइम पे अगर मान लीजिए ये 11 AM 26 जुलाई 2022 को इसने सामान पोर्ट पे डाल दिया, ये सामान पोर्ट पे आ गया, और इस सामान को ये आया है JNPT में, मेनली मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में आया, और इसे जाना है दिल्ली। तो जिस टाइम पे इसे रखा गया और जिस टाइम पे इसे ट्रक पे लोड करके आगे सेंड किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए अगले दिन इसको अगर भेजा गया 12 बजे दोपहर में, तो टर्न अराउंड टाइम समवेयर अराउंड बैठेगा एक दिन 1 घंटे के आसपास, यानी 24 डेज 25 आवर्स आप कह सकते हैं टर्न अराउंड टाइम बैठता है। और टर्न अराउंड टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा पुश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से एंड ओवरऑल शिपिंग एक्टिविटी में, जहाँ पे जो पहले 3 दिन के आसपास बैठता था वो आज की डेट में कहीं ना कहीं 2 दिन बैठता है। हाईएस्ट इट इज़ फॉर JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में ये ऑलमोस्ट 1.14 डेज है, यानी ऑलमोस्ट 24 घंटा एंड सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं 24 घंटे 27 घंटे के आसपास में ये अपना ट्रिप स्टार्ट कर देता है जैसे ही उसके पास पोर्ट पे ये डिलीवर होता है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम इंपोर्ट के लिए कम होता है एंड एक्सपोर्ट के लिए आज के डेट में भी ये बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट के लिए क्या होगा, वहाँ मान ली यही चीज़ रिवर्स हो रहा है, यानी दिल्ली से ये आया, इसने पोर्ट पे रखा एंड जस्ट शिप में अब लोड होके वापस जाना है, बाहर जाना है, या फिर आप कह सकते हैं इंपोर्ट में, सॉरी ये ज़्यादा टाइम लेने वाला है दिल्ली में। दिल्ली से अगर ये बाहर जाना है तो उसमें टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ दिल्ली में वापस आनी है तो उसमें इंपोर्ट टाइम कम लगेगा। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस शिपिंग एक्टिविटी में आपको सागरमाला के ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए, एंड रिसेंटली सागरमाला से रिलेटेड पार्लियामेंट में क्वेश्चंस भी रेज किए गए हैं इससे रिलेटेड। तो ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप सॉर्ट ऑफ रिलेटेड भी ध्यान रख सकते हैं। लास्टली सर्विसेज सेक्टर में एक और आपको पार्ट ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल वे में 12 स्टेट्स हैं, 12 स्टेट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 33 जहाँ पे आपका जो सर्विसेज सेक्टर है वो 50% से ज़्यादा बैठता है ओवरऑल जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ स्टेट होता है, एंड हाईएस्ट है चंडीगढ़ में। नाउ कंसिडरिंग चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है ड्यू टू दिस पंजाब हरियाणा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। लोएस्ट ये सिक्किम के लिए बैठता है सर्विसेज सेक्टर में, सिक्किम में ये ऑलमोस्ट 24% के आसपास बैठता है और चंडीगढ़ में ये ऑलमोस्ट 74% के आसपास बैठता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मे बी आपके PCS सर्विसेज में पूछ ले, कंसिडरिंग अभी हरियाणा PCS हुआ भी है। सिक्किम में ये कहीं ना कहीं कम होता है, सिक्किम क्यों न्यूज़ में रहा है क्योंकि सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है, एंड ओवरऑल वे में अब सिक्किम में शायद कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस है भी, और ज़्यादा वे में ये प्रोडक्शन भी जो एग्रीकल्चर वे में हो रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ही हो रहा है। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं
जैसे सिक्किम में आपने सर्विसेज के लिए पढ़ा, लेकिन आपको वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कनेक्टिंग द डॉट्स हमेशा आपको ध्यान में रख के अलग अपने प्रिपरेशन को ओवरऑल वे में होलिस्टिकली करना चाहिए. So with this we are ending this session and hope you enjoyed it, and for exploring more courses related to PSIR and history optional, you can visit the website momentumis.com, and to find some more fantastic videos you can check out our YouTube channel. Thank you.